दोस्तों, वेलकम टू एसएससी। अब आज हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 में हमने इंडो ग्रीक, शाकाश, पार्थियंस एंड कुशान्स के बारे में देखा था। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो इससे पहले वाले लेक्चर हमारे ज़रूर देखें। आज हम नेटिव स्टेट्स को कवर करेंगे। ऑल्सो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल एसएससी ऐप को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो सबसे पहली डायनेस्टी आज हम देखेंगे इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वो है शुंग डायनेस्टी। और 185 बीसी में मैंने बताया था कि जो आखिरी मौर्यन रूलर हैं बिहाद्रथ, उनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग मार देते हैं और फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अगर हम इस जो राजाएं हैं, जो रूलर्स हैं शुंग डायनेस्टी के, उनके कुल के बारे में या कास्ट के बारे में जानना चाहें कौन है वो, तो सभी के सभी रूलर्स ब्राह्मण हैं इस डायनेस्टी में। अगर हम इससे पहले वाले डायनेस्टी देखें, मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखें, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मौर्यास के बारे में अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें कही गई थी उनके क्लैन या कास्ट के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर्स में मौर्यास को कहा गया कि वो शाक्य क्लैन या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। मुद्र रक्षा जो विशाख दत्त ने लिखी है उसमें कहा गया था कि मौर्यास लो क्लैन या लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो जूनागढ़ के शिलालेख थे जो रुद्र दमन ने लिखवाए थे या इशू करवाए थे, उसमें कहा गया था कि मौर्यास का जो ओरिजिन है वो वैश्य ओरिजिन या वैश्य क्लैन से है। बट यहाँ पे हमें क्लैरिटी है कि सारे के सारे जो शुंग रूलर्स हैं वो ब्राह्मण्स है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो पुष्यमित्र शुंग है वो रूल कहाँ से कर रहे हैं? विदिशा से। बट कई सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि पहले इनका जो कैपिटल था ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग के टाइम वो पाटलिपुत्र था। ये इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र था। और बाद में जो शुंग डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं उन्होंने पाटलिपुत्र से विदिशा को शिफ्ट किया था अपना कैपिटल। तो ये दोनों थ्योरीज हमको दिमाग में रखनी है। अगर हम देखें शुंग डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो किस में बिलीव करते हैं, तो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं जो पुराने वैदिक रीति रिवाज है, वैदिक कस्टम्स है और पुराने जो हिंदू कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं शुंग डायनेस्टी के लोग। और 600 बीसी में मैंने बताया था कि 600 बीसी में जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आता है तो सोसाइटी में इन दोनों रिलीजन्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है। और जितने भी डायनेस्टीज इस टाइम पीरियड में आए हैं 600 बीसी से अभी तक, हमने देखा है हर एक डायनेस्टी के कोई ना कोई रूलर जरूर इन दोनों रिलीजन्स में से एक में कन्वर्ट हुआ है या इन रिलीजन्स को अपनाया है। और काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया गया है और स्प्रेड करने का काफ़ी प्रयास किया है और सपोर्ट किया है इन दोनों रिलीजन्स को। तो इससे शुंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो खुश नहीं थे और वो फिर से जो पुराने रीति रिवाज है, हिंदू कल्चर है, उसको रिवाइव करना चाहते थे, समाज में लाना चाहते थे। और इसी से हम देखेंगे कि बाद में पुष्यमित्र शुंग जो हैं, जो फाउंडर हैं, वो 2 अश्वमेध सैक्रिफाइस या 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और मैंने बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट वैदिक काल में जो रिचुअल्स हो रहे हैं, सैक्रिफाइसेस या सेरेमनीज हो रहे हैं, उन वो क्या क्या हैं? अश्वमेध, वाजपेयी एंड राजसूय। अगर आपको याद हो तो हम देखेंगे कि फिर से अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट होता है। पुष्यमित्र शुंग स्टार्ट करते हैं कब? जब वो हरा देते हैं, जब डिमेट्रियस आते हैं भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक किंग है डिमेट्रियस, जब वो अटैक करते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में, तो नॉर्थ इंडिया में पुष्यमित्र शुंग है और वो हरा देते हैं डिमेट्रियस को। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और किसके अंडर में, प्रीस्ट कौन है उस टाइम जिनके अंडर में ये यज्ञ किया जा रहा है, या साधु कौन है? तो पातंजलि, आपको याद रखना है, पातंजलि हैं। और शुंग डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज या सपोर्ट करते हैं पातंजलि को। ये आपको याद रखना है कि पातंजलि किसके पीरियड में था? शुंग डायनेस्टी के पीरियड में था। और बाद में हम जो सेकेंड किंग देखेंगे अग्निमित्र, इस डायनेस्टी का सेकेंड किंग है अग्निमित्र। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाद में हम देखेंगे इसके बाद जो गुप्ता पीरियड आएगा तो नवरत्नास जो हैं गुप्ता पीरियड में, उनमें से एक नवरत्ना कौन है? कालिदास, फेमस, जिन्होंने संस्कृत में कई सारे नाटक लिखे हैं, कई सारे पोएम्स लिखे हैं। उनकी जो एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसके हीरो कौन है उस नाटक के? शुंगा किंग अग्निमित्र हीरो हैं। और मालविका अग्निमित्रम प्रेम कहानी है या प्रेम स्टोरी पे बेस्ड है अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका के बीच। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अग्निमित्र को लेके। और हम देखेंगे कि 5वें जो शुंग किंग हैं भागभद्र, उनको एक ग्रीक अम्बेसडर हीलियोडोरस विजिट करते हैं। किसके कहने पे? जो राजा हैं एंटियाल्किदास, वो भेजते हैं हीलियोडोरस को। और एंटियाल्किदास तक्षशिला के राजा थे उस वक्त। और हीलियोडोरस क्या करते हैं? जो भगवान वासुदेव हैं, लॉर्ड वासुदेव हैं, उनके ऑनर में एक पिलर सेटअप करते हैं विदिशा में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज इस पिलर को बेसनगर पिलर या गरुड़ पिलर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। इससे पहले हमने देखा था कि 2 और एम्बेसडर्स अभी तक विजिट कर चुके हैं मौर्यन कोर्ट्स में।
जो सबसे पहले थे ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस, उनको किसने भेजा था? उनको भेजा था सेलिकस निकेटर ने। और अगर हम दूसरे जो ग्रीक एम्बेसडर है डाइमैकस, उसको किसने भेजा था? एंटिकियस वन ने भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। ये तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है अभी तक, साथ साथ पुराने चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके बाद अगर हम देखें जो शुंग अंपायर्स है, तो इसमें दो चीज़ हमको याद रखना है। पाटलिपुत्र, जो कैपिटल को लेके विवाद है, पाटलिपुत्र और विदिशा, ये याद रखना है। और इनका जो अंपायर था वो कहाँ तक है? इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे हैं, बैक्टीरियन किंग भी इन्वेड कर रहे हैं। इसके बाद जो शाकाज हैं, कुशांस हैं, उनके बारे में मैंने भी बताया था इनसे पहले वाले लेक्चर्स में, तो वो ज़रूर देखिए आप। और इसी वक्त में हम देखते हैं कि क्या जो सतवाहना अंपायर है, जो आंध्र का रीजन है, आंध्र प्रदेश का भी, वहाँ पे सतवाहना अंपायर गोदावरी नदी के किनारे जो प्रतिस्थान या पैथान इनका कैपिटल है, वहाँ से रूल करना चाहते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि ये पाटलिपुत्र की तरफ भी आक्रमण करते हैं और कनवा के राजा को हरा देते हैं, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स। और चोलाज एंड पांड्याज बाद में ये साउथ इंडिया में बाद में उभर के आएंगे। चोला, पांड्याज एंड छेराज वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सतवाहना, शुंग, कनवाज डायनेस्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके बाद मैंने पतंजलि के बारे में बताया था कि जो साधु हैं वो पतंजलि हैं शुंग डायनेस्टी के टाइम। तो पतंजलि ने इनको काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया गया। और पतंजलि संस्कृत ग्रामरेरियन है और इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जो हमको याद रखना है, योग सूत्र एंड महाभाष्य। और योग सूत्र में पतंजलि ने जो 196 सूत्र हैं योगा के, 196 जो सूत्र हैं योगा के, उनको 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है और पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, इससे पहले एक और संस्कृत ग्रामरेरियन थे पन्नी, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था। अब उनके जो ग्रामर के रूल्स हैं, संस्कृत ग्रामर के रूल्स हैं, उनको सेलेक्टेड रूल्स को समझाने का काम किया है पतंजलि ने। और इसी बुक को कहा गया है महाभाष्य। इसका कंटेंट वही है कि इट इज़ अ कमेंट्री ऑन द सेलेक्टेड रूल्स ऑफ ग्रामर रिटन बाय पन्नी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने बताया था कि जो स्मृति और श्रुतिज के टाइम मैंने बताया था कि हिंदू सोसाइटी की सबसे पहली लॉ बुक कौन सी थी? मनुस्मृति। ये आपको याद रखना है। हिंदू लॉ बुक की पहली जो किताब है वो है मनुस्मृति। और कहा जाता है कि इसी पीरियड में, शुंग डायनेस्टी के पीरियड में ही इसका कंपाइलेशंस होता है, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरियंस कहते हैं, क्योंकि शुंग डायनेस्टी के लोग जो वैदिक रीति रिवाज है और हिंदू कस्टम से उसमें बिलीव करते थे, तो जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को अभी तक जो सपोर्ट मिलता आया है वो अब इतना नहीं मिल रहा है शुंग डायनेस्टी के टाइम। और हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि सप्रेस किया जा रहा है इस पीरियड में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। बट अगर हम देखें इनके कामों को, शुंग डायनेस्टी में जो काम हुए हैं, तो जो बारहूत और सांची स्तूपा बनाई गई हैं अशोक के टाइम, तो उसमें कई सारी नई आर्ट्स और डिज़ाइंस ऐड हुए हैं। जो रेलिंग्स हैं स्तूपास के आसपास, उनमें नई नई आर्ट्स को ऐड किया गया इसी टाइम पीरियड में। तो ये प्रमोट भी किया है बुद्धिज़्म को शुंग डायनेस्टी के अंडर। बट कई हिस्टोरियंस ये मान के चलते हैं कि इस टाइम पीरियड में शुंग डायनेस्टी के रूलर्स ने सप्रेस किया था बुद्धिज़्म को। बट हम देखते हैं काफ़ी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट मिला है बुद्धिज़्म के। और जो सांची स्तूपा है, उनकी जो रेलिंग्स है वो इसी पीरियड में बनाई गई थी, शुंग डायनेस्टी के पीरियड में। रिमेंबर दैट जब अशोका ने सांची स्तूपा बनवाया था तो रेलिंग्स नहीं थे, रेलिंग्स बाद में ऐड हुई हैं और शुंग डायनेस्टी के टाइम में ये रेलिंग्स ऐड हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम इसके बाद कनवा डायनेस्टी देखें, तो जो आखिरी शुंग किंग है कौन? देवभूति। ये आपको याद रखना है। आखिरी शुंग किंग देवभूति को मारते हैं कौन? वासुदेव। और फिर कनवा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं वासुदेव इन 73 बीसी, इसलिए इंपॉर्टेंट है 73 बीसी। और कैपिटल क्या है इनका? कैपिटल पाटलिपुत्र ही है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि सारे के सारे रूलर्स कौन है? ब्राह्मण्स ही हैं। और इससे पहले हमने देखा था शुंग डायनेस्टी के भी सारे रूलर्स कौन है? ब्राह्मण्स ही हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको 4 रूलर्स के बारे में पता है इस डायनेस्टी के, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, और जो आखिरी कनवा रूलर हैं सुशर्मन, उनको सतवाहना डायनेस्टी के राजा सिमुका मार देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो आखिरी रूलर हैं, आखिरी राजा हैं सुशर्मन, उनको सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, रिमेंबर शिमुका इज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, और ये मार देते हैं सुशर्मन को। ये डाटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर हम इसके बाद एक क्षेत्री डायनेस्टी आती है कलिंग में,
जो कलिंगा से रूल करती है, ये इंपॉर्टेंट है। छेदी या छेदी डायनेस्टी कहा गया है और कलिंगा से रूल करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो तीसरे राजा हैं खारवेल, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशंस मिलती है कहाँ से, जो हाथी गुम्पा के शिलालेख है या इंस्क्रिप्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाथी गंपा जो शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस है, यहाँ पे मेंशन है कि छेदी डायनेस्टी का जो तीसरा राजा है खारवेल, उसके बारे में मेंशन किया गया है और कहा गया है कि जो राजा हैं उन्होंने अपना किंगडम काफ़ी ज़्यादा वास्ट एम्पायर बनाया था और गोदावरी नदी जो साउथ इंडिया में है वहाँ तक इनका क्षेत्र था, इनका रूल था या किंगडम थी उनकी वहाँ तक। और किसको फॉलो करते थे, खाड़वेल जैनिज्म को फॉलो करते थे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ खाड़वेल ने बनाई थी कि जैन भिक्षुओं के लिए जो उदयगिरी हिल्स है भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो जो केव्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनको काट करके जो भिक्षु हैं, जैन भिक्षु हैं, उनके लिए रहने के लिए स्थान बनाई थी या रेसिडेंशियल केव्स बनाई थी। तो ये हमको याद रखना है कि उदयगिरी हिल्स में खाड़वेल ने केव्स बनाई थी जैन भिक्षुओं के लिए। अगर हम सतवाहना डायनेस्टीज पे आ जाएं तो मैंने पहले बताया था कि जो फाउंडर है कौन, सिमुका, वो सुशर्मन को मार देते हैं, जो आखिरी कनवा डायनेस्टी के रूलर हैं। और हम कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ से ये रूल कर रहे हैं, जो गोदावरी नदी बहती है, तो गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है प्रतिस्थान या पैथान, वहाँ वो कैपिटल है सतवाहना अम्पायर का। और सतवाहना अम्पायर फिर एक्सपैंड होता है और पाटलिपुत्र को कैप्चर करना है। तो पाटलिपुत्र में कौन रूल कर रहा है, कनवा डायनेस्टी के रूलर हैं सुशर्मन, तो उनको मारना ही पड़ेगा। तो वहाँ से हम देखते हैं सिमुका उनको मारते हैं और फिर अपना अंपायर स्थापित करते हैं, सतवाहना अंपायर। और कौन है ये लोग, सतवाहना के सारे रूलर जो राजाएं हैं वो भी ब्राह्मण्स है। तो आज हमने जितने भी डायनेस्टीज देखे हैं उनके सारे के सारा राजाएं जो हैं वो ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण कास्ट के हैं। और कहा जाता है कि आफ्टर द मौर्य, जब मौर्य अंपायर कोलैप्स किया या डिक्लाइन किया है, तो साउथ इंडिया या डेक्कन का या सेंट्रल इंडिया में कौन सी एक नई ताकत उभरी है, वो उनको कहा गया कि मौर्यास का सक्सेसर या सतवाहनास को सक्सेसर कहा गया है डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में मौर्यास का। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अजंता केव्स के बारे में बताया था जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इससे रिलेटेड मैंने जताका स्टोरीज या जताका टेल्स के बारे में बताया था। और अजंता केव्स में किसके बारे में बताया जाता है, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कहा गया कि जो कार्विंग्स है, जो रॉक कट करके जो पेंटिंग्स बनाई गई, कार्विंग्स बनाई गई हैं, वो कब स्टार्ट हुई हैं बनना, वो सतवाहना जब डायनेस्टी जब रूल कर रही है तभी वो बनना स्टार्ट हुई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अजंता केव्स में जो कार्विंग्स बनना स्टार्ट हुई हैं वो ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाहना उसी वक्त में स्टार्ट हुई हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं सतवाहना डायनेस्टी के, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर हैं और इन्होंने अपना टाइटल राज राजा अपने से एज्यूम किया था, अपना टाइटल राज राजा। तो यह आपको याद रखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय से। और एक जो इम्पोर्टेंट और है कि मैंने ये बता दिया कि इनका कैपिटल है प्रतिस्थान, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो पैथान और प्रतिस्थान एक ही है और इनका कैपिटल था सतवाहनों का। और अगर इनके बाद एक और आ जाते हैं वशिष्ठिपुर श्री सतकर्णी, और ये 2 बार हार जाते हैं साका डायनेस्टी के रूलर रुद्रदमन जो है, मैंने बताया था रुद्रदमन जो इन्होंने जूनागढ़ के शिलालेख बनवाए हैं। तो रुद्रदमन उस टाइम रूल कर रहे हैं और उनसे लड़ते हैं वशिष्ठिपुर श्री सातकर्णी और 2 बार हार जाते हैं। रिमेंबर दैट, 2 बार हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो रूलर आएंगे यज्ञ श्री सातकर्णी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मालवा रीजन्स और कोंकण रीजन्स को जीतने में सफल हो जाते हैं, शाखाओं से जीत जाते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। कोंकण और मालवास के रीजन ये आपको याद रखने हैं। और जो आखिरी सतवाहना रूलर है उनका नाम है पुलमाई III। ये आपके लिए याद रखना है कि आखिरी जो सतवाहना रूलर है उनका नाम क्या है। और इसके बाद जब 3rd सेंचुरी के बाद डिक्लाइन हो रहा है सतवाहना डायनेस्टी का, तो उसके बाद ईशावाकुज आते हैं, ये आपको याद रखना है, ईशावाकुज आते हैं। और जो सतवाहनास के टाइम जो कॉइन्स है सबसे ज़्यादा हम देखेंगे लेड कॉइन्स आते हैं। रिमेंबर, ये आपको याद रखने हैं कि सतवाहना डायनेस्टी के टाइम सबसे ज़्यादा लेड कॉइन्स यूज होते थे। और ये मैंने पहले बता दिया कि जो कॉइन्स यूज हो रहे हैं वो मोस्टली क्या है, लेड कॉइन्स है। और कॉपर और ब्रोंज भी यूज होते थे,
लेकिन लेड कॉइन सबसे ज़्यादा सातवाहनास के टाइम यूज होते थे। और सातवाहनास रूलर सबसे पहले रूलर हैं जिन्होंने ब्राह्मीण्स और बुद्धिस्ट को लैंड गिफ्ट में दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, ये पूछा गया है सवाल एसएससी में पहले भी कि कौन सबसे पहले है जिन्होंने ज़मीनें दी हैं ब्राह्मीण्स और बुद्धिस्ट को, तो वो सातवाहना रूलर्स हैं। और स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ये भी वैदिक जो रिचुअल्स है, मैंने बताया कि आज जितने भी हमने डिस्कस किए हैं डायनेस्टीज़, वो अब सब फिर से वैदिक या हिंदू रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वासुदेव और कृष्ण पे बिलीव करते हैं। और जो स्क्रिप्ट है इनकी वो ब्राह्मी है सातवाहनों की, और जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो प्राकृत है। ये इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज यूज़ करते थे वो प्राकृत है और स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। और जो प्रोविंसेस थे इस वक्त में उसको उनको अहारा कहा गया था, और जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको क्या कहा गया था, महामत्यास कहा गया था। तो ये अहारास एंड महामत्यास हमको देखना है। और इसी काल में बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया गया। हमने देखा है कि काफ़ी सारे आर्ट्स बारहूत एंड सांची स्तूपा में शुंग पीरियड के टाइम ऐड हुए थे। और इस जो सातवाहना है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया है, कई सारे चैत्य विहार एंड स्तूपास बनवाए हैं। और मैंने बताया था चैत्य विहार एंड स्तूपास बुद्धिज़्म में इनका मतलब क्या है। और जो हम कार्ले देखते हैं जो महाराष्ट्र में है, ये भी बनवाया गया था इसी टाइम। और नागार्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है वो भी इसी वक्त में बनाया गया था। ये दोनों बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड हैं काफ़ी, तो ये दोनों आपको याद रखना है, कार्ले जो महाराष्ट्र में और नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश। तो ये सब सारे चीज़ें प्रमोट हुआ है बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा, ये भी आपको याद रखना है। बट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द ब्राह्मण रूल्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सप्रेस किया गया था। तो ये भी एक डाटा है, मैंने ये भी आपको थ्योरी बता दी। बट काफ़ी सारे याद रखिएगा ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आर्ट एंड कल्चर बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट किया गया, प्रमोट किया गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता पीरियड के बारे में देखेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा जो कहा जाता है हिंदुइज्म की जो गोल्डन पीरियड है वो है गुप्ता पीरियड के दौरान आएगी, तो वो हम देखेंगे।